आज हम लोग बात करेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। आप जानते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा और यह युग 1900 से 1918 के बीच का है। इस कालखंड में जो कविता, कहानी, निबंध आदि लिखे गए वे द्विवेदी युग के नाम से जाने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 ईस्वी में हुआ। दौलतपुर एक गांव है उत्तर प्रदेश में और जिला है रायबरेली। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वह विचित्र ढंग से हुई। घर में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हुई, फिर वे मदरसे में गए जहाँ उर्दू की शिक्षा प्राप्त की। दुर्भाग्य ये था कि इनका नाम था महावीर सहाय द्विवेदी और मदरसे में जो प्रमाण पत्र मिला अंत में वह प्रमाण पत्र था महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाम बदल गया और बाद में वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही जाने गए। फिर वे अंग्रेजी पढ़ने रायबरेली गए। अंग्रेजी की महत्ता थी, नौकरी प्राप्त करनी थी तो अंग्रेजी की पढ़ाई जरूरी थी। रायबरेली पहुंचे, वहां से उन्नाव गए। रायबरेली बहुत दूर पड़ता था, उन्नाव उससे करीब में था तो उन्नाव के स्कूल में भर्ती हुए। फिर फतेहपुर भी गए, पुरबा भी गए, उन्नाव से अजमेर गए और उसके बाद पहुंचे बम्बई। बम्बई में ही नौकरी मिली इनको, रेलवे में तार बाबू का। नौकरी मिलते ही इन्होंने जीवन में 4 सिद्धांत अस्थिर किए कि वक्त की पाबंदी करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, अपना काम ईमानदारी से करेंगे और ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहेंगे। 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत जीवन के। नतीजा हुआ कि इनकी तरक्की लगातार होती रही। इनकी ईमानदारी, वक्त की पाबंदी, रिश्वत का ना लेना, तो इनकी तरक्की होने लगी। टिकट बाबू हुए, स्टेशन मास्टर हुए, जनरल ट्रैफिक मैनेजर हुए, हेड टेलीप्रिंटर ग्राफ इंस्पेक्टर हुए और इस नौकरी के क्रम में वो हरदा पहुंचे, खंडवा पहुंचे, होशंगाबाद गए, इटारसी गए, बम्बई गए, झांसी गए। अंततः इन्होंने इस्तीफा दे दिया नौकरी से। वजह क्या बनी कि अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजी अफसर जो थे वो बहुत बदतमीजी करते थे तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये 1904 का समय है। 1903 में सरस्वती के संपादक ये हो चुके थे। झांसी से संपादन होता था सरस्वती का और वेतन के रूप में मिलता था कुल 23 रुपये, जबकि रेलवे की नौकरी में इनको मिलता था 200 रुपये। जीवन आर्थिक संघर्ष से गुजरने लगा। 23 रुपये में ही इनको अपना जीवन गुजारना पड़ रहा था और संघर्ष के समय देश और समाज के लिए, साहित्य के लिए इन्होंने बेमिसाल काम किया। आप देखें कि हिंदी में कितने काम इन्होंने किए हैं। हिंदी में जो कार्य हुआ और जो कृतियां इनकी आई, पहले अनुवाद में लगे तो भर्तृहरि के बैराग शतक का अनुवाद किया विनय विनोद के नाम से और श्रृंगार शतक का अनुवाद किया स्नेहमाला के नाम से। गीत गोविंद जयदेव की रचना है, इसका अनुवाद किया विरह वाटिका के नाम से। पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी पर भी काम किया, उसका भी अनुवाद किया। कालिदास की जो पुस्तक थी ऋतु संहार की छाया में एक किताब ही लिख डाली, ऋतु तरंगिणी। उनकी ही किताब कुमार संभव का अनुवाद कुमार संभव सार के रूप में किया। इनकी जो मौलिक किताबें हैं कुल 22 हैं।
जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, देवी स्तुति शतक, संस्कृत और ब्रजभाषा और हिंदी में जो कविताएं लिखी हैं इन्होंने, वह संकलित हुई कविताएं काव्य मंजूषा के रूप में। फिर नैषद चरित चर्चा, विक्रमांगदेव चरित चर्चा, हिंदी कालिदास की आलोचना, कालिदास की निरंकुशता, नाट्य शास्त्र, साहित्य संदर्भ, संपत्ति शास्त्र, साहित्य सीकर, समालोचना समुच्चय, लेखांजलि, सुकवि संकीर्तन, कोविद कीर्तन के नाम से इनकी किताबें आई। सबसे जो महत्वपूर्ण किताब इन्होंने लिखी है वह है संपत्ति शास्त्र। वह किताब उस युग की जो आर्थिक तंत्र था, अंग्रेजों ने जो अर्थ में परिवर्तन किया, संपत्ति में परिवर्तन किया, जमीन के तौर तरीके में जो परिवर्तन किया, उसको उन्होंने संपत्ति शास्त्र में दर्ज किया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। वे नव चेतना के संवाहक थे, लेकिन हुआ इनके साथ ट्रेजेडी ये कि जितने इतिहासकार हैं, आलोचक हैं, विद्वान हैं, इन्होंने सिर्फ इनको भाषा संशोधक के तौर पर मूल्यांकित किया। इनका महत्वपूर्ण काम हिंदी भाषा का संशोधन है, ऐसा लोगों ने माना। लेकिन संपादन में तो काम किया ही, लेखन में भी जबरदस्त काम किया। आप देख सकते हैं जो टिप्पणी विद्वानों ने की है महावीर प्रसाद द्विवेदी पर, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा कि द्विवेदी जी का महत्व उनके लेखों में नहीं है, उनका महत्व विशेषकर इस बात में है कि उन्होंने भाषा को परिमार्जित और सुंदर रूप देने का सफलतापूर्वक उद्योग किया। अब देखिए, पहली पंक्ति ही ऐसी है कि उनके लेखों का महत्व नहीं है। यह जबरदस्त आरोप है जो सच नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे जब इनकी कृतियों की चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में कहा कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखलाकर लेखकों को बहुत सावधान किया। और हद तो तब है जब इन्होंने टिप्पणी कर दी कि उनके निबंधों में ना तो विचारों की नवीनता मिलती है और न सूक्ष्मता। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी को एक सीमा के अंदर बद्ध करने की कोशिश हुई, और वो सीमा थी कि इन्होंने व्याकरण में काम किया, भाषा की शुद्धता में काम किया, लेकिन निबंधों में काम नहीं किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पर भी इसका असर पड़ा और उन्होंने कहा कि और आचार्यों ने जहाँ अन्य विषयों से साहित्य का भंडार भरा, वहाँ द्विवेदी जी भाषा को मान घिसकर उपयुक्त बनाने में सबसे अधिक परिश्रम किया। नंद किशोर नवल एक आलोचक है महत्वपूर्ण। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी पर एक पुस्तक लिखी और कहा कि सरस्वती के संपादक के रूप में द्विवेदी जी ने भाषा संशोधन का जो कार्य किया वह अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी न कोई क्रांतिकारी कार्य था, न उनका सर्वश्रेष्ठ कार्य। क्यों कहा उन्होंने? कहा इसलिए कि भारतेंदु युग में जो निबंध लिखे गए और उसके बाद के युग में भी लिखे गए, बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त आदि लोगों ने जो हिंदी में काम किया, तो उसमें देखा गया कि उनकी हिंदी व्यवस्थित है और किसी तरह से कमतर नहीं है। जो पत्रिकाएं थी भारत मित्र, नागरिक प्रचारणी सभा, उसमें देखा गया कि हिंदी में बहुत ही उन्नत काम हुआ है। 1977 में रामविलास शर्मा, नाम जानते होंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण आलोचक भी थे, इतिहासविद भी थे, काफी काम इन्होंने हिंदी में किया है। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक छपी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। और यह जब पुस्तक आई तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में जो चीजें लीकबद्ध हो चुकी थी वह टूटने लगी। रामविलास शर्मा ने कहा
कि द्विवेदी जी का असली महत्व इस बात में है कि उन्होंने हिंदी भाषा क्षेत्र में उस आधुनिक विचारधारा का प्रसार किया जिससे कि हिंदी जागरण का तीसरा दौर संभव हुआ। पहला दौर मानते हैं 1857 में जो गदर हुआ, जो स्वाधीनता का पहला संग्राम हुआ, उसको पहला दौर मानते हैं। दूसरा दौर भारतेंदु युग को मानते हैं और तीसरा जो दौर है वह द्विवेदी जी के बारे में जो टिप्पणी इन्होंने की, हिंदी जागरण का तीसरा दौर, इनसे प्रारंभ हुआ। यह जो नवजागरण हुआ, इसमें समाज और संस्कृति की समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया। उस समय का जो समाज था, एक तो परंपरागत समाज था, दूसरे अंग्रेजों का असर था, जो टूट रहा था, जो बिखर रहा था, जो जुड़ रहा था, उसको इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने का प्रयास किया। फिर इनके जो लेख हैं, इनके जो विचार हैं, वो सामंती और औपनिवेशिक व्यवस्था को खत्म करने का विचार है। आप देखें कि जो सरस्वती के अंक थे, उन अंकों में क्या हो रहा था? किसानों की व्यथा को शब्द दे रहे थे। ये किसानों का जो दुख था, उसका जो दर्द था, सामंतवाद में, जमींदारी प्रथा में जो वो पिस रहे थे, उसको उन्होंने रेखांकित किया। जुलाई 1914 के सरस्वती अंक में देश की बात नामक एक लेख लिखा और कहा कि देश का मतलब है देश में रहने वाले आदमी, और चूंकि उनमें 70% किसान हैं, इसलिए देशभक्ति का मतलब है किसानों की सेवा। स्पष्ट घोषणा इन्होंने की। 1908 में उन्होंने किताब लिखी संपत्ति शास्त्र। उस पुस्तक में अंग्रेजों ने देश में जो भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किया था, उसका विश्लेषण किया और उससे किसानों की जो बर्बादी हुई, उसका चित्रण किया और इस बर्बादी से कैसे निकला जाए, इसका भी रास्ता सुझाया संपत्ति शास्त्र में। सरस्वती में जो लेख अन्य लोगों ने भी लिखा, ईश्वरदास मारवाड़ी हैं, उन्होंने भारतीय किसानों के उद्धार के उपाय नामक लेख लिखे। गंगाधर पंत ने अवध के जमींदार और काश्तकार नामक लेख लिखा। इसके अलावा भी बहुत सारे लेख उन दिनों छपे सरस्वती में, जब द्विवेदी जी संपादक थे। संपत्ति शास्त्र में इन्होंने कहा कि प्रजा के रक्षकों की राय है कि इस देश की जमीन प्रजा की है, न राजा की है, न जमींदारों की है। यह जो स्पष्ट घोषणा है कि जो काम करेगा, जो धरती को बोएगा, सींचेगा, वह जमीन किसानों की होगी। लेकिन उन दिनों जमींदारों और राजाओं का आतंक था, ब्रिटिश का आतंक था। जमींदारों की मालगुजारी बहुत कड़ी होती थी, किसान तंग और तबाह थे, और इस वजह से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसका चित्रण किया और रास्ता सुझाने का प्रयास किया। जो दस्तकार थे, छोटे मोटे जो काम कर रहे थे, कपड़ा बिनने का जो काम कर रहे थे, जो लोहे का काम कर रहे थे, जो व्यापार उस समय का था, जो मजदूर लोग थे, उस पर अंग्रेजों का हमला बहुत तेज हुआ और द्विवेदी युग में उसको शब्द दिया गया, उसका चित्रण किया गया, उसका विरोध किया गया। किसानों और मजदूरों को अधिकार प्राप्ति के लिए जमींदारों और पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा, यह प्रेरणा द्विवेदी के लेख और द्विवेदी युग में जो लेखक काम कर रहे थे, उनकी कविताएं और उनके लेखों से प्रेरित किया किसानों को, मजदूरों को। दूसरी बात थी कि पुनरुत्थानवाद का न तो समर्थन किया, न पश्चिम का अंधा अनुकरण किया। जो भारतीय संस्कृति थी, उसमें जो अंधविश्वास था, जो पाखंड था, उसको उन्होंने समर्थन नहीं किया और पश्चिम जगत से जो चीज़ें आ रही थी उसका आंख मूंद कर अनुकरण भी नहीं किया। 1901 में लेख लिखा निरीश्वरवाद, और उसमें
चारवाक का उल्लेख किया और उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चारवाक की जो तर्क शक्ति है वह अत्यंत बलवती है और उसकी जो विवेक परंपरा है वह अत्यंत विशाल है। वेदों को अपौरुषेय नहीं माना। लोग मानते थे कि वेद जो हैं वो शाश्वत हैं, उसका विश्लेषण विवेचन नहीं हो सकता है। इन्होंने ऐसी बात नहीं मानी। विज्ञान के उपासक थे। पदार्थ विज्ञान, परमाणुवाद, भूगर्भ विद्या, ज्योतिर्विद्या पर लेख सरस्वती में छपे और उनको प्रमुखता से इन्होंने छापा। तीसरा काम इन्होंने किया कि स्वराज्य का उद्घोष किया। इस युग में देखेंगे आप कि बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, तो राष्ट्रवाद की एक लहर, एक प्रचंड लहर पूरे देश में दौड़ गई थी। उसका असर साहित्य में पड़ा था और 1923 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने घोषणा की कि स्वराज्य और स्वभाषा का घना संबंध है। यदि भाषा गई तो अपनी जातीयता और अपनी सत्ता गई ही समझिए। उन्होंने कविता लिखी भारत दुर्भिक्ष। बहुत बेहतरीन कवि नहीं थे, लेकिन उन्होंने कविता लिखी और देखिए कि कविता के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। गली गली कंगाल पेट पर हाथ दो धरी धावे, अन्न अन्न पानी पानी कई शोर प्रचंड मचावे। यह दशा थी देश की कि खाने का ठिकाना नहीं और पेट पर हाथ रखकर कंगाल जो जनता हो गई थी, गली गली मारी मारी फिरती थी, अन्न अन्न पुकारती थी, पानी पानी पुकारती थी और प्रचंड मचाती थी। स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार नामक कविता में उन्होंने लिखा, विदेशी वस्त्र क्यों हम ले रहे हैं, वृथा धन देश को क्यों दे रहे हैं। भारत में सूती उद्योग और रेशमी उद्योग बहुत विकसित उद्योग हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने उद्योग को बर्बाद किया और अपना माल जो था बाजार में उसको भारतीय बाजार में बांट दिया और उसमें विदेशी वस्त्र हम लोग खरीदने लगे। और विदेशी वस्त्र जब खरीदते थे, हमारा धन अंग्रेजों के घर जाता था, यानी इंग्लैंड जाता था। तो कहते हैं महावीर प्रसाद कि वृथा धन देश को क्यों दे रहे हो। हिंदू मुसलमान और ईसाई और जितने वर्ग थे, जितने संप्रदाय थे, उनमें सांप्रदायिक एकता की बात उन्होंने की। हिंदू मुसलमान ईसाई यस गावे सब भाई भाई, सबके सब तेरे सैदाई, फूलो फलो स्वदेश। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यही कालखंड है जिसमें ये मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का जन्म होता है। यानी हिंदुओं को आवाज़ देने वाला, मुसलमानों को भी आवाज़ देने वाला। और ये दो चीज़ें ऐसी थी जिसने बाद में चलकर देश को बंटवारे तक ये बातें चली गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी चाहते थे कि सभी वर्ग मिलकर रहें और इसलिए मिलकर रहें कि ये देश की सैदाई हैं, फूलो फलो स्वदेश। और जब ये सब मिलकर रहेंगे तभी देश, जो अपना देश है, वो फूलेगा और फलेगा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो योगदान है और भाषा संस्कार के मामले में तो है ही, लेकिन लेखन के मामले में, विचार के मामले में, सोच के मामले में बेहतरीन योगदान है। आप सारे लोग जुड़े हुए हमसे और वीडियो देख रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। संवाद ही ज्ञान का माध्यम है। भरोसा है, विश्वास है, उम्मीद है कि आगे भी आप सब जुड़े रहेंगे। आप सबों को धन्यवाद, बार बार धन्यवाद।